हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी टर्म 2 का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। और आज हम इसका करेंगे वेरी फर्स्ट लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेचुरल रिसोर्सेज आखिर में होते क्या हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, बेसिक है, बट इसके साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, लाना फलाना कुछ भी याद करने की जैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपने आसपास के बारे में ही समझोगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होंगी। तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि आपका ये 50 to 60% जो चैप्टर है वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही है, क्योंकि आप इन चीज़ों को छोटी क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हो। तो चलिए कम टू द टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए हमारे आसपास अराउंड अस जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदा है, जिनका यूज़ हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं और एक प्रकार से हम उन पर डिपेंडेंट हैं और वो हम पे डिपेंडेंट हैं। तो ये आपके कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, लैंड है आपकी, और बहुत सारी चीज़ें आपकी रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो, आप जब घर से बाहर निकलोगे अपने आसपास जितनी भी सारी चीज़ें देखोगे सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। स्टोन्स वगैरह हैं, देखो स्टोन्स वगैरह से मकान वगैरह बना रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिटन की है। देखिए मटीरियल्स फ्रॉम द अर्थ दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट लाइफ एंड मीट पीपल्स नीड। मीन्स आपके ऐसी चीज़ें जो अर्थ में पाई जाती है जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। हम लिविंग थिंग्स हैं, भले वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम नेचुरल रिसोर्सेज के बिना नहीं रह सकते। देखिए हमने ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने, तो कपड़े हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं अल्टीमेटली। जो वूल्स वगैरह बन रहा है तो हम ठंड से बचने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। घर के अंदर रह रहे हैं तो कहाँ से बन रहा है ये आपकी जो भी सैंड वगैरह है, जो स्टोन है, ईंट है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, आपके नेचर से मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो आप प्राप्त करते हो वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, ईजी बनाती है, ठीक है। तो आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस, ठीक है। यूजेस के हिसाब से ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल, वेयर एज सेकेंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टेबल। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा ये यूजेस के हिसाब से है। अब यूजेस के हिसाब से कैसे, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम बार बार करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं कहूँगी मैं, सपोज़ घर पे खाना है, ठीक है, हम महीने का राशन लाते हैं तो हम उसका यूज़ करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर हमें नेक्स्ट डे राशन की लाने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ आप इमेजिन करो कि हमारी अर्थ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम कर रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं, बट उनमें से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ हम बार बार करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द ही वो ख़त्म हो जाएंगे और उनको बनने में मिलियंस ओवर ईयर का टाइम लगेगा। तो ये ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं और इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल भी कहेंगे, रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल भी इन्हें कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो जल्दी से नहीं बनते, जिनको बनने में मिलियंस ओवर ईयर का टाइम लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, लाइक आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है,
ठीक है, इनका यूज़ इतना ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है कि ये अगर हम इनका यूज़ करते जाएंगे तो आने वाले 40-50 साल बाद ये हमको मिलेंगे ही नहीं। तो भाई हम कोल जो है पेट्रोलियम से गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे, तब इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ गई हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि ये अब ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर की हम सोच ही नहीं रहे। तो ये जल्दी नहीं बनने के कारण इन्हें हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, वेयर एज जो सेकेंड टाइप मैंने यहाँ पे लिखा इनएग्जॉस्टेबल, मीन्स ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हम जिनका यूज़ जितना भी ज़्यादा करते जाएं, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं, और इन्हें हम रिन्यूएबल भी कहेंगे। ठीक है, लाइक वाटर है, देखो समुद्र का कितना ज़्यादा पानी, क्या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में भी जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है अगर हम उसको बचाएंगे नहीं। अगर मैं बात करूँ ओनली वाटर वर्ड की, तो वो हम जितना भी उसका यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस अर्थ में 71% तो वाटर ही है, ठीक है, और एयर है। तो ये आपके इनएग्जॉस्टेबल में आएंगे, लाइक एयर, वाटर, ठीक है, ETC। और इन्हें हम रिन्यूएबल भी कहते हैं, रिन्यूएबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दो टाइप समझ में आ गए होंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं जल्दी से कीवर्ड्स बता देती हूँ और हम क्या क्या चीज़ें आज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, एयर के बारे में जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है और उसकी क्या क्या यूजेस होते हैं एयर के, एंड रोल ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मॉग, एसिड रेन और लाइकन। इतना सारा आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर क्या है। अब बायो शब्द का मतलब क्या है, लाइफ। आपको पता है बायो शब्द जहाँ पर भी आएगा उसका मीनिंग होता है लाइफ, जीवन। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी अर्थ सरफेस का ऐसा पार्ट, ऐसी सरफेस या ऐसा एरिया जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर इन विच लाइफ कैन, या आपके इन विच plants and animals can live। ओके, मीन्स आपकी अर्थ सरफेस का ऐसा पार्ट जहाँ या एटमॉस्फेयर जहाँ पे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो रह सकते हैं, ऐसी सरफेस को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए इसमें 3 चीज़ें आती हैं। वेरी फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, सेकंड है आपका हाइड्रोस्फीयर, एंड थर्ड वन इज आपका एटमॉस्फेयर। अब देखिए लिथोस्फीयर, L फॉर लिथोस्फीयर, L फॉर लैंड, मीन्स आपकी अर्थ सरफेस का लैंड वाला जो पार्ट है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, एक हैबिटाट है लैंड। हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, हमें रहने के लिए लैंड चाहिए। तो आपका लिथोस्फीयर प्लस कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्वेटिक होते हैं, एज वेल एज हम लोगों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आपका वाटर, हाइड्रोस्फीयर इज बीन वाटर, एंड एटमॉस्फेयर, भाई एयर तो दोनों को चाहिए, ठीक है, तो एयर। तो इन चीज़ों से जो अर्थ सरफेस में जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो एरिया पूरा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है,
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर का रिलेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एयर। अब आपको पता है हमारे ऊपर एयर है, हमारे पास भी एयर है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस से एक लेवल तक एक एयर की एक ब्लैंकेट है, ठीक है। सपोज ये अर्थ का सरफेस है पूरा ऊपर का, तो यहाँ इतनी उसमें इमेजिन कर लो कि एयर है। उसके बाद इसके बाहर हम निकल जाएंगे तो यहाँ स्पेस है। अब आप लोगों को पता है स्पेस में कोई एयर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लोग उड़ते हैं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो अर्थ सरफेस से जितनी आपकी दूरी तक या डिस्टेंस तक कह सकते हो, एयर की जो ब्लैंकेट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसे ही हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको एटमॉस्फेयर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं बायोस्फीयर की कंपोनेंट्स की। तो बायोस्फीयर की कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करूं तो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज एबायोटिक एंड सेकंड वन इज बायोटिक। देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी बायो शब्द आता है या बायो वर्ड आता है, दैट मीन्स लाइफ। ए शब्द लग गया यानी कि जिसमें लाइफ नहीं है, दैट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग थिंग से। तो इसके अंदर क्या आएगा, लिविंग थिंग्स। वेयरएज जो अबायोटिक हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को बिलोंग करते हैं। तो देखिए हमारी अर्थ में 2 ही चीज़ें हैं कंपोनेंट्स। अगर बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स के नज़रिए से हम देखें, एक होते हैं एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर लिविंग थिंग्स है। इससे तीसरी चीज़ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो एबायोटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉयल, ETC। मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आपको दिखाई दे रही है सब एबायोटिक हैं, ठीक है। वेयरएज बायोटिक में क्या आएंगे आपके, जैसे आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन, ठीक है, वो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको जो पहला जो हमारा पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्फीयर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो चलिए मैं इसे रफ करने जा रही हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एयर। एयर हम करेंगे। देखिए एयर आपकी उसमें बहुत अच्छी बात भी लिखी है, द ब्रेथ ऑफ लाइफ। एयर क्या है आपकी, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि एयर में ही जो ऑक्सीजन होती है वो जीवनदायिनी गैस है, उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो एयर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एयर क्या है, व्हाट इज एयर? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड वाटर वेपर। तो एयर क्या है आपकी, मिक्सचर ऑफ वेरियस या मैनी गैसेस एंड वाटर वेपर। ये आपकी एयर कहलाती है। अब चलिए इसकी कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जो एयर में आपका 78% नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब आपको पता है ये लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे ही कारनामे कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। उसके बाद आपका 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट हैं आपकी 0.07% आपकी क्या है, जो रेस्ट है बचा है आपका, वो आपकी अदर गैसेस है, जिसमें हीलियम, नियॉन, इस टाइप की गैसेस, ठीक है।
तो ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड आपके यूजेस। अब एयर का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए यूजेस की अगर हम बात करें किस किस चीज़ में एयर का यूज़ है, सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन हमारे लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो जीवनदायिनी गैस है जिसको हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और हमारा जो खाना है वो रेस्पायर के थ्रू वो उसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये थोड़ा हम अंदर चले गए हैं, बट यहाँ पर ये देखिए कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार हम इससे रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए रेस्पिरेशन। सेकेंड वन, इसमें अनदर गैस और है CO2। CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्टली हमारे लिए ही, क्योंकि CO2 को प्लांट यूज़ करते हैं किसकी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसमें वो खाना बनाते हैं और वो खाना हम ही खाते हैं। सोचो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो प्लांट नहीं होते, प्लांट नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो इनडायरेक्टली ये CO2 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इसका यूज़ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। नंबर थर्ड पॉइंट आपका होता है कंबसन। देखिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की ज़रूरत ही होती है। आपने एक्टिविटी भी करके देखी होगी, आप एक बर्निंग कैंडल लोगे, उसके ऊपर उसको ढक के रख दोगे, वो थोड़ी देर तक तो जलेगा, कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा जब पूरी की पूरी ऑक्सीजन बर्न हो जाएगी। तो कंबसन, तो दहन के लिए भी आपकी जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना एयर के ऑक्सीजन तो जलेगी, बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। ठीक है, ओके, तो ये यूजेस हो गए आपके किसके, एयर के। ठीक है, चलिए अब आपका रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है, इन सारी गैसेस से तो मिलकर बना है, तो इसका क्या रोल है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हेडिंग है, दिस इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई इसकी जरूरत क्यों है, क्या काम कर रहा है ये ब्लैंकेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपकी बुक में दिया है, सारे पॉइंट मैंने आपकी बुक से ही लिए हैं, एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं है। तो देखिए रोल ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहली जो लाइन है वो क्या है, जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आ रहा है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, अब इसका भाई फायदा क्या है, देखिए सपोज ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर सन है। अब देखो ये अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है ना, तो सन की जो आने वाली हीट है वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आती और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सेकंड क्या है जो आपके उसमें लिखा है, ये क्या है, इट प्रिवेंट फ्रॉम सडन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब भाई ये कैसे है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, मीन्स जो एयर है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो देखिए जैसे ही सन की हाई इंटेंसिटी वाली जब रेस यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएंगी एयर के, तो उसके इफेक्ट को कम कर देंगी। तो यहाँ तक जितनी हीट यहाँ है वो हीट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें कम
कम हीट मिलती है, मतलब एक सफिशिएंट हीट मिलती है। और इसके बदले में जब आपका ये रिसोर्सेज हट जाएगा, मीन्स जब आपका सन हट जाएगा, तो आपको पता है अभी जो अर्थ है ये हीट को रिलीज़ करेगी। अगर सारी की सारी हीट रिलीज़ कर दे और वो हीट एटमॉस्फेयर में चले जाएं तो अर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी जिसको हम झेल ही नहीं सकते। तो उस टाइम पर ड्यूरिंग द नाइट टाइम यही एयर जो ब्लैंकेट है इस इस हीट को ऊपर यहाँ नहीं जाने देगी। तो इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बात करूं मून की, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। यही रीज़न है कि वहाँ पर ड्यूरिंग द डे टाइम वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम वहाँ का टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो चला जाता है। इंक्रीज कितना हो जाएगा डे टाइम पे +100 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। अब देखो हम ऐसे टेम्परेचर, जहाँ पर ऐसे टेम्परेचर होगा हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेट्स मूव टू द अहेड। अब हम मूवमेंट ऑफ एयर करेंगे। इसका आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर मूव कैसे करती है? देखिए अभी जैसे कि यहाँ पर कोई मुझे एयर फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि एयर नहीं है। ठीक है, तो एयर क्या होती है? आपकी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, भले वो आपको फील हो रही हो या ना हो रही हो, एयर लेकिन प्रेजेंट है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती तो जब मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई नहीं देता वैक्यूम में। ठीक है, अब यही एयर जब ब्लो करती है स्लोली, ठीक है, तो उसे हम विंड कहते हैं। यही विंड की जब स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है आपकी 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, तब उसको हम स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मूवमेंट कैसे होती है एयर की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, तो देखिए इसके लिए जो साइंस का जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है कि जो एयर की मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, लो प्रेशर की ओर मूव करती है। अब देखिए जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी अर्थ में जो एयर मूव करती है वो कैसे करती है? अनइवन हीटिंग होती है अर्थ की। देखिए जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये सन है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे अर्थ को बड़ा बनाया है, सन को छोटा बनाया है, बट ऐसा होता नहीं है, बट आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अर्थ आपकी यहाँ पर अनइवन हीटिंग है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द समर टाइम आपका सन यहाँ की पोजीशन यहाँ पे होती है, तो सन की जो हीट है वो यहाँ आ रही है और वो यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपकी जो है इधर ठंड रहती है, इधर गर्मी रहती है। ठीक है, वेयर एज विंटर सीजन में यही सन कहाँ आ जाता है? इधर, तब यहाँ हीट ज़्यादा होगी, वहाँ नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहाँ 6 मंथ आपकी नाइट होती है, 6 मंथ वहाँ डे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन की पोजीशन है वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ आने में 6 मंथ का टाइम लगता है। 6 मंथ में यहाँ होगा, 6 मंथ में यहाँ, जब यहाँ होगा यहाँ डे होगा, यहाँ नाइट होगी, जब यहाँ होगा यहाँ डे होगा, इधर नाइट होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूवमेंट की। तो देखिए जब यहाँ आपकी क्या है, हीट ज़्यादा है, तो आपको पता है जब एयर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो एक्सपांड होती है कोई भी चीज़। ठीक है, जब वो लाइट वेटेड हो जाता है, जब भी हम उसको हीट अप करते हैं तो ये वही एयर के साथ होता है। एयर में जैसे हीट पड़ती है तो वो एक्सपांड हो जाती है, एक्सपांड होकर फैलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता है? आपका लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एयर फैल गई है, प्रेशर कम हो गया है, और यहाँ आपकी एयर कंडेंस है, ठंड है, तो वहाँ पर क्या होगा? एयर आपकी यहाँ से इधर को मूव करेगी। ठीक है, अब सेम रिवर्स कंडीशन होती है जब आपका सन यहाँ होगा। अब यहाँ की एयर हीट
एब्जॉर्ब करके एक्सपांड हो गई, ठीक है। एक्सपांड हो गई तो वो ऊपर उठने लगी और वहाँ की जगह, वहाँ पर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर डेवलप हो गया, और यहाँ ठंड है तो वहाँ कंडेंस है एयर, तो वहाँ हाई प्रेशर है, तो उस कंडीशन में आपकी जो मूवमेंट है वो इधर होगी। तो इस तरह से एयर मूव करती है, और इसी तरह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपको जल्दी से समझा देती हूँ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है। सपोज ये लैंड है, ये सी है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फिनोमिनन होता है। देखिए क्या, ड्यूरिंग द डे टाइम जब सन आता है तो देखिए आपकी जो लैंड है वो एज कंपैरिजन टू सी जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो लैंड जब जल्दी गर्म हो गई तो यहाँ की एयर भी क्या हो गई, आपकी गर्म हो गई, वो एक्सपांड हुई और ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, लो। डे टाइम की बात कर रही हैं, यहाँ हाई है क्योंकि पानी ज़्यादा ठंडा होता है एज कंपैरिजन टू लैंड, तो वहाँ की एयर भी ठंडी है, कंडेंस है, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो हाई है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम सी से लैंड की ओर जो हवाएं हैं वो चलती हैं। वेयर एज ड्यूरिंग द नाइट टाइम पे क्या होगा, देखिए अब क्योंकि इन दोनों ने हीट दिन भर एब्जॉर्व की है, अब जब सन नहीं होगा तो वो रिलीज़ करेगा, और ये तो आपने साइंस में पढ़ाई है, जो चीज़ जितने जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है उतनी जल्दी रिलीज़ भी कर देती है। तो लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी एज़ कंपैरिजन टू सी, तो यहाँ की एयर ठंडी हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी, और यहाँ का प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, और यहाँ गर्मी है तो यहाँ का प्रेशर इसके कंपैरिजन में लो रहेगा। तो नाइट टाइम को यहाँ पर हवाएं यहाँ से हाई टू लो ये चलती हैं। इसीलिए यही रीज़न है जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनके जो घर की जो वेंटिलेटर्स होते हैं या विंडोज़ होती है वो सी की ओर होती है, ताकि दिन में उन गर्मी में उन सी से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आए। तो आई होप आपको ये मूवमेंट ऑफ एयर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड लेट्स मूव टू द अहेड। अब आपका हम करेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एयर पोल्यूशन देखिए क्या है, ऑब्वियसली पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण। जब भी अनवांटेड चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं जिससे हमें प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशन होती है, हम डिजीज्ड हो जाते हैं, वही पोल्यूशन है। अब एयर के रेफरेंस में कहूँ तो एयर में जब ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स, टॉक्सिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है आपका, एयर पोल्यूशन मीन्स जब आपके अनवांटेड एंड टॉक्सिक पार्टिकल्स आपकी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे एयर पोल्यूशन के। तो देखिए एयर पोल्यूशन के जो कॉजेज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो नेचुरली हो रहे हों, दूसरा हो सकता है मैन मेड हो रहे हों। मैन मेड का ज़्यादा है इसमें, ठीक है। जैसे आपके देखो आपका वॉल्केनो इरप्शन है, वॉल्केनो इरप्शन। तो देखिए जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो बहुत ज़्यादा उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से आपकी फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर से होगा, ठीक है। जंगलों में आग लगेगी तो पहली बात तो वहाँ का जो भी स्मॉग है, ठीक है, स्मोक जो भी निकला है वहाँ से वो एनवायरनमेंट में आएगा। दूसरे हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और मैन मेड में आप क्या क्या कह सकते हो, जैसे देखो ऑटोमोबाइल से आने वाला स्मोक है, ऑटोमोबाइल का जो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुआं जो आ रहा है वो आपके, या फिर जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं आपके एयर पोल्यूशन के। आई होप आपको ये कॉजेज समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका है स्मॉग। देखिए स्मॉग क्या है, आपने ये दिल्ली वगैरह में बहुत सुना होगा, स्मॉग आ गया है विंटर सीजन में। तो स्मॉग बेसिकली होता क्या है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन में देखो हवा ठंडी है,
कंडेंस है, ठीक है, वहाँ पर हाई प्रेशर है। तो उस टाइम पे और दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है। तो उस समय जो वेरियस टाइप की पोल्यूशन गैसेस हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स हैं, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, आपके सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, तो ये उस समय उस जो एयर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, और फॉग बना देती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, क्योंकि स्मोक से स्मोकी है, फॉगी टाइप का है, तो वो क्या है, स्मॉग है, जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और इस बार तो आपने देखा भी होगा वहाँ पे स्मॉग की वजह से देखो वहाँ पे स्कूल्स भी बंद करा दिए गए, वहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। तो हमें इसके लिए वहाँ पर कुछ काम करने चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। उसके बाद एसिड रेन, देखिए एसिड रेन क्या है भाई, रेन की पढ़ा है हमने। रेन में जब आपका एसिड आने लगे तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब इसके पीछे भी ये सब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये सब आपका एयर पोल्यूशन के अंदर ही है। तो देखिए एसिड रेन में जो आपके एसिड्स बनते हैं क्या, H2SO4 और बनता है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये कैसे बनेगा, अब आपको पता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें SO2 है और इन्वायरमेंट में वाटर वेपर है, मीन्स वाटर है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके H2SO4 बना रहे हैं इन्वायरमेंट पे जा करके। उसी तरह से फैक्ट्रियों से आपकी एक और गैस निकल रही है NO2, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो बना रहे हैं HNO3। तो ये ऊपर जाके मिक्स हो जा रहे हैं, बारिश क्लाउड बना रहे हैं और बारिश के साथ नीचे आ रहे हैं, जिससे आपकी जो क्रॉपिंग है एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन आपने सुना भी होगा जो हमारा ताजमहल है, ठीक है, वहाँ का जो कलर है उसमें चेंज आने लगा है, वो किसकी वजह से है, वो एसिड रेन की ही वजह से है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका लाइकन। लाइकन क्या है भाई, लाइकन मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हूँ, सबसे पहली बार लाइकन है क्या। लाइकन एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है, एक एसोसिएशन है किस किस का, आपकी फंगी का और एल्गी का। ये दोनों एक साथ जब रहते हैं तो उसको हम लाइकन कहते हैं। अब लाइकन की बात यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, देखिए जो लाइकन होते हैं ना ये सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन की ओर। ये क्या होंगे, हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो जहाँ पर ना एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पर आपको लाइकन नहीं देखने को मिलेंगे, ये एक प्रकार से इंडिकेटर है। और कहीं पे आप जब विजिट करोगे आप वहाँ लाइकन देखोगे, इसका मतलब वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है या बहुत ही लेस है, ठीक है। तो एक प्रकार से लाइकन क्या है, इंडिकेटर हैं, ठीक है, जो हमें ये बताते हैं कि अगर लाइकन की प्रेजेंस है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पर नहीं हो रहे हैं, नहीं आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है एयर पोल्यूशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज के जो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी वाटर एंड सॉइल को, जल्दी से हम चैप्टर ख़त्म करेंगे और फिर आपके जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन मैं आपको कराऊँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, stay healthy, stay connected. Bye bye.